ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का कोई पता है किसी को, कोई बताना चाहेगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है? इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है? फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई है बंदा जो बताना चाहे? स्टेबल पॉइंट। स्टेबल। सर जहाँ सर जिधर सप्लाई इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई मिल जाए मिल वो जाए उस वहाँ पर पॉइंट को इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, कहते हैं मार्केट इकोनॉमिक्स में। इक्विलिब्रियम बन जाता है। ठीक है। लड़कियों में से कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी फ्रॉम गर्ल्स? गर्ल्स हैं भी या नहीं है? यमुना फराज, काइंडली आप बता दें कि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है और उसको हम क्यों यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। यमुना फराज। अच्छा ठीक है, सही है। आपका माइक का इशू है, आप सुन तो रही है ना, ऐसा ना कि फिर सुन भी ना रही हो। सर सर जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ जाए तो उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। गुड। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम कंजप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की बात होगी वो इन्वेस्टमेंट यानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट और जो नेशनल इनकम है, उन दोनों के माबैन बराबरी हो, या दोनों पैरेलल चलें, हम किनार होके चलें दोनों। सही है, तभी जाके कंजप्शन मेंटेन होती है। अगर नेशनल इनकम में से इन्वेस्टमेंट कम की जाए, क्योंकि नेशनल इनकम कहाँ से आती है? इन्वेस्टमेंट से आती है। ये बात क्लियर है या नहीं? इन्वेस्टमेंट से कैसे आती है? आपकी जो कंपनीज चल रही है, फर्म्स चल रहे होते हैं, आपकी जो प्रोडक्शन चल रही होती है, उसमें कौन इन्वेस्ट करता है? हम लोग। हम लोगों के पास जो इनकम आती है वो हम इन्वेस्ट करते जाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या ग्रुप लेवल पे हो या कंपनी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस क्या करती हैं? प्रोडक्शन कर ली उनपे, उसके थ्रू उनके पास इनकम आती गई, फिर दोबारा इन्वेस्ट करती गई और यूं एक्सपेंड होती गई। नतीजा क्या निकलता है? डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है। और एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम और आपकी कंजप्शन, जो नेशनल लेवल की कंजप्शन है, इसमें इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये कोई इंडिविजुअल कंजप्शन नहीं है या ये इंडिविजुअल बात नहीं, ये हम ओवरऑल बात करें नेशनल लेवल की या कंट्री लेवल की या ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। तो इसका असम्पशन क्या है कि जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो हाउस होल्ड्स इन्वेस्ट करते हैं या जो कंपनीज करती हैं इन्वेस्टमेंट, वो होनी चाहिए, उसको प्रमोट किया जाए या वो स्टेबल हो। ऐसा ना कि एक साल में या एक जगह पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर विथड्रॉ कर दिया या इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी। सही है। तो वो ये कह रहा है कि स्टेबल रखें इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट जब स्टेबल होगी या कंटिन्यू होगी तभी जाके आपकी इकोनॉमी चल सकती है। क्योंकि इकोनॉमी क्या है? कंटिन्यूटी की का एक नाम है। इकोनॉमी के अंदर या बिजनेस के अंदर जब आप कंटिन्यूटी नहीं आती तो वो बैठ जाती हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अभी जो चल भी रहा है वो 2019 से लेके जो शुरू हुआ है, उसमें क्या हुआ है? कोई बताएगा? हुआ ये कि प्रोडक्शन बैठ गई है, प्रोडक्शन बैठ गई, कंजप्शन भी बैठ गई है।
ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्शन जब होती है तो लेबर को इनकम मिलती है सर और हाउस सर होल्ड्स को बायर भी कम मिलती है। हुए। वहीं से जाके अर्न करके वो दोबारा चीजें खरीदते हैं, फिर वो खरीदते हैं, डिमांड क्रिएट होती है, कंपनी की चीजें सेल होती हैं, फिर कंपनी के पास इनकम आता है, फिर कंपनी जो है ना दोबारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर स्पेंडिंग करती है। ये एक साइकिल टूटा हुआ है। कोरोना की वजह से क्या हुआ, एक साइकिल टूट गया। किस चीज का? फ्लो ऑफ इनकम का, या जो इनकम का, जो इनकम जनरेशन का जो एक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। अब कीन्स क्या कह रहा है? वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब भी बड़े बड़े क्राइसिस आए तो गवर्नमेंट्स ने बेल पैकेजेस दिए। बेल पैकेजेस पता है क्या होते हैं? नहीं सर। ठीक है, बेल पैकेज सर आप मतलब पढ़िएगा, वैसे मैं आपको पब्लिक बता। को सपोर्ट करना। एग्जैक्टली, जो इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज है या जो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज हैं, उनको गवर्नमेंट एक पैकेज देता है। वो गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देंगे, जाहिर सी बात है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है और आप हमारी हुकूमत को बोलते हैं कि आप हमारी अगर इतनी मदद करेंगे, इतने डॉलर, इतने पैसे, इतने रुपए अगर हमें देंगे तो हम इस नुकसान से निकल भी सकते हैं और मजीद हम इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्योंकि छोटे से छोटा फर्द, बड़े से बड़ी कंपनी, या छोटे से छोटी कंपनी इसी इकोनॉमी के अंदर होती है और इसी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, कुछ जजीरे होते हैं, कुछ साहिल होते हैं। आप लोगों को शायद ये तासुर ना जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो एलिमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हर जजीरे की, हर साहिल की एक खासियत होती है अपनी अपनी। एक अमेरिका के अंदर है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर ये होता है कि लाखों की तादाद में मछलियां पानी की लहरों से बाहर निकल के आके खुश्की पे पड़ जाती हैं। ठीक? तो वहां पर एक बच्चा था और वो क्या कर रहा था कि मछलियां जो आ रही थी उनको वापस फेंक रहा था पानी के अंदर। सही। तो किसी ने उससे पूछा कि आप इनको पीछे दोबारा क्यों फेंक रहे हैं, इतनी सारी है, इतनी सारी आप कैसे कर लेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल 2 लाख मछलियां आए और उसमें 10 मछलियां वापस फेंकी जाए। तो उस बच्चे ने कहा क्या कि बेशक मैं सारी मछलियों को नहीं बेच सकता, लेकिन जो 10 मछलियां होगी उन पे फर्क पड़ेगा। सही है, या एक मछली जो वापस जाएगी उस पर फर्क पड़ेगा। तो माइक्रो एलिमेंट की मैं इंपॉर्टेंस को समझाना चाह रहा हूँ कि माइक्रो चीजें या माइनर चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक के अंदर जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं या माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स। इकोनॉमिक यूनिट क्या है? आप भी हैं, कंपनी भी है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है वो एक इकोनॉमिक यूनिट है। तो हर इकोनॉमिक यूनिट का एक अपना रोल होता है। सही है, तो वो ये कह रहा है कि उस इकोनॉमिक यूनिट को क्या चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कंजप्शन का एक जो पैटर्न है या जो इसका एक क्रक्स है वो मेंटेन रहे। क्योंकि कंजप्शन बैठ गई तो इकोनॉमी बैठ गई। अच्छा, ये आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि इसलिए आप लोगों को टेंस लेने की जरूरत नहीं, बेस्ट यार इन द वर्ल्ड। और सर आपका एमडीजे का नारा लटक रहा है पीछे। खैर, जो भी है। अच्छा, समझ में तो आ रही है ना बातें मेरी, या ऊपर ऊपर से गुजर यस रही सर। है या लटक रही है नारे की जी तरह? समझ आ रहे हैं सर। आज समझ में आ रही है सर। वेरी फेयर टू यू। ठीक है, assumptions एंड implication समझ में आ गए? जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें ये होता है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा, कितना प्रोपोर्शन आप खर्च करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड करते हो, ये कंज्यूमर डिसाइड करता है कि
मेरी इतनी इनकम है, मेरी 10,000 इनकम है, 15,000 है, 20,000 है, 30 है, 40 है, 50 है, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसमें से कितनी स्पेंडिंग करनी है, कितना प्रोपोर्शन या कितना हिस्सा मुझे स्पेंड करना है और कितना ऐसा सेव करना है। अब उस सेविंग और अपना कंजप्शन के जो दरमियान एक रिलेशनशिप पे या जो एक हिस्सा हम बना के रखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सही है, यानी कितने चांसेस है कि मैं अपनी इनकम का कितना हिस्सा बचा के रखूं और कितना हिस्सा स्पेंड करूं। सही है? और इसके बाद इसके अंदर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एक एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि एवरेज कितनी जा रही है। एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि मीन हम निकाल देते हैं 10 लोगों की, या एक इकोनॉमी के अंदर 20 करोड़ लोग हैं या 10 करोड़ लोग हैं, तो उनकी एवरेज स्पेंडिंग लगा दी या एवरेज कंजप्शन लगा दी, तो वो क्या हो गया कि भाई उसका मतलब ये है कि एवरेज या सरासरी तौर पे हर फर्द 60% स्पेंड करता है या 70% स्पेंडिंग करता है। ठीक है, और उसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। देखिए इस इन स्लाइड्स को ना मैं शॉर्ट में डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। मार्जिनल का वर्ड जब भी आता है तो उसमें ये होता है कि अपना किसी माइनर चेंज की वजह से या एक जगह, देखिए दो चीजें होती है ना, जब भी इकोनॉमी का एक चीजें पढ़ते हैं तो उनमें रिलेशनशिप की बात होती है। एक चीज का रिलेशनशिप दूसरी चीज के ऊपर, दूसरी चीज के साथ, एक चीज का इम्पेक्ट दूसरी चीज के ऊपर इम्पेक्ट कितना है। सही है, इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ती है या नहीं बढ़ती, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। अब कितनी बढ़ेगी, कितनी इनकम पे कितनी कंजप्शन बढ़ेगी, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी। यानी जो एडिशनल या जो एडिशन आ रहा है आपकी इनकम में, या एडिशन ऑफ सर्टेन यूनिट टू योर इनकम, हाउ मच वुड इट कॉज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन टुवर्ड्स कंजप्शन। सही, तो दोनों के दरमियान ये आपका रिलेशनशिप बताता है। यानी एक की वजह से दूसरी साइड पे या दूसरी चीज में या दूसरे फैक्टर के अंदर कितनी चेंज आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसके बाद ये साइकोलॉजिकल लॉ है इसका केन्स का, वो ये कह रहा है, देखिए इसके 3 पॉइंट्स हैं। वो ये कह रहा है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो फौरन आपकी कंजप्शन नहीं बढ़ती। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप लास्ट लेक्चर्स को जाके निकाल दीजिएगा। और दूसरा वो ये कह रहा है कि आपकी इनकम 2 हिस्सों में तकसीम होती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सॉरी सेविंग और कंजप्शन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपकी इनकम डिपेंड करती है या आपकी सेविंग्स डिपेंड करती हैं आपकी इनकम के ऊपर, उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। और उसके बाद ये नीचे उन्होंने ना एक वो दिया है, उनका डिटेल दिया है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ कंजप्शन। सही है, ये डिफरेंट थ्योरीज है। एक है अपना परमानेंट इनकम थ्योरी, फिर ये अपना ये रिलेवेंट। अच्छा देखिए ये जो रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन है, उसका मानना ये है कि कुछ सोसाइटीज के अंदर कंजप्शंस के कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। सही है, और वो ये कहता है कि जो एडवांस लेवल की या जो एलीट क्लास की सोसाइटीज हैं और जो बिल्कुल पुअर पर्सन्स की सोसाइटीज है, यहाँ पर जैसे कि जो बेकारी हैं और जो मोटाइल कम्युनिटीज है। मोटाइल कम्युनिटीज का पता है नहीं है, देखिए जो हिजरत करते रहते हैं एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, कभी रास्ते पर बैठ लिया, कभी इधर खेमा लगाया, कभी उधर खेमा लगाया। जैसे कि अलासिफ की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह की कम्युनिटीज नजर आएंगी, और ऐसे ही मेमार के करीब करीब कुछ कम्युनिटीज आपको नजर आएंगी। और ये जहाँ पर हमारी कौन सी पीढ़ी लगती थी, गाय मंडी जहाँ लगती थी, तो वहाँ पर भी इस तरह की कम्युनिटीज बैठती थी। तो
और एलिट क्लास की जो कम्युनिटीज हैं वो अपना अपना डिफेंस या दूसरे इस तरह के एरियाज में रहती हैं। तो वो ये कहता है कि वो कम्युनिटीज अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उनकी जो एब्सोल्यूट इनकम है, एक है रिलेटिव इनकम, दूसरी एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट यानी मैं उसी कंपनी के अंदर रहता हूँ, उसी कम्युनिटी के अंदर रहता हूँ और मेरी इनकम 30 से 40 हो गई, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो पहले से ही पैटर्न फॉलो करता आया हूँ कंजप्शन का वो ही करूंगा। इसका मानना है ये जो रिलेटिव इनकम थ्योरी है ना, वो ये कहता है कि आपका सोसाइटी के साथ या कम्युनिटी के साथ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग एक ही ताल्लुक है, उसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। सही है, मेरी इनकम 30 से 40 हो गई और मैंने सेविंग, अपना सेविंग तो चेंज होगी, अलबत्ता वो तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कंजप्शन मेरी सेम रहेगी। इस तरह की कम्युनिटी ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ठीक है। और बाकी जो है इस तरह ही जो मोटाइल कम्युनिटीज हैं या जो मूविंग कम्युनिटीज है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके अंदर भी ये होता है कि इनकम की वजह से या इनकम में अगर चेंजेस आती है तो उनकी कंजप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनका मानना है ये कुछ कुछ कम्युनिटीज में होता है, सही है, जहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजप्शन पहले से ही डिसाइड हो। देखिए जो डिफेंस वाला बंदा है उसको सैलरी की जरूरत ही नहीं है, उसको जो है अपना उसकी वैसे ही बेसिक सैलरी इतनी होती है कि उससे पैसे बच जाते हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड उसकी इनकम लेवल वैसे ही ज़्यादा होती है। वो बड़े बड़े बंगले रख रहा होता है और बड़ी बड़ी पराठोज आ रही होती हैं उसके पास, तो क्या होता है उसकी कंजप्शन पे असर नहीं पड़ता। उसकी कंजप्शन, उसकी सैलरी अगर 1 लाख से 10,000 हो जाए, 1,10,000, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही मेंटेन करके रखी है अपनी कंजप्शन, ठीक है। और उसके बाद लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। अब इनका मानना ये है कि वही इनकम आप एक बच्चे को दे दें या एक 15 साल के बच्चे को इनकम दे दें। मान लेते हैं कि एक बच्चे की 30,000 इनकम है और वही इनकम एक 25 ईयर ओल्ड को दे दें या 30 ईयर ओल्ड को दे दें, और वही इनकम एक 35 या 40 ईयर ओल्ड को दे दें। वही इनकम आप एक 50 ईयर ओल्ड को दे दें, वही इनकम एक 60 ईयर ओल्ड को दे दें, वही इनकम आप 70 ईयर को दे दें, वही इनकम आप 80-100 ईयर को दे दें। समझ रहे मेरी बात? तो उसकी स्पेंडिंग अलग होगी, स्पेंडिंग और यानी कंजप्शन और अपना जो है सेविंग दोनों अलग होंगी। क्यों? कोई बंदा है जो इस चीज को एक्सप्लेन करे, यानी एज, डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के अंदर आपकी अगर इनकम आती है, सेम इनकम में चेंजेस नहीं आती, यानी 8-10 लोग आपने उठाए और सबकी इनकम सेम रखी, कोई बंदा है जो बताए कि ये क्यों होता है कि वो स्पेंडिंग सर डिफरेंट। जी सर, मेरे ख्याल में इंटरेस्ट होगा ना। एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसकी माइंड में मतलब जो चीजें आएंगी उनकी कंजम्पशन उस माइंड के हिसाब से करेगा, सेविंग उसी हिसाब से करेगा। लेकिन एक 70 साल का बाबा है तो उसकी कंजम्पशन कुछ अलग होगी, उसकी सेविंग कुछ अलग होगी। तो मेरे ख्याल में ये चीज है सर। देखिए जो बच्चा है ना, या जो 18 सर साल का उनकी बंदा है, जरूरियात डिफरेंट होती हैं सर, जिसकी वजह से उनकी कंजप्शन भी डिफरेंट हो गए। एग्जैक्टली जरूरियात और तरजीहात दोनों चीजें, जरूरियात सिर्फ यस नहीं, सर। तरजीहात जी सर, इंटरेस्ट। या प्रेफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं। इन्हें बंद करें पहले। देखिए जो 18 साल का या 20 साल का बंदा होगा ना, वो ये सोचेगा यार मैं हाथ हल्का करूं और बचत करूं क्योंकि मुझे आगे शादी करनी है, फिर बाल बच्चे होने हैं, सामान खरीदना है, घर बनाना है, रूम लेना है, ये करना है, वो करना है। समझ रहे हैं? तो वो जो उसकी एग्जिस्टिंग इनकम होगी वो क्या करेगा, कंजूसी करेगा उसमें से। अगर तो बाप का पैसा नहीं आ रहा, सही है, सारी चीजें खुद कर रहा है, समझ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सेविंग ज्यादा करेगा, कंजप्शन कम करेगा।
ऐसे ही 30 साल में तो वो चाह के भी सेविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बीवी बाल बच्चों ने उसको इतना जकड़ लिया होगा और इतना पकड़ लिया होगा कि उसका जेब खाली नहीं रह सकता। ठीक है, भरा नहीं रह सकता। ठीक है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं हो सकता उसकी जेब के अंदर। क्या हो जाता है, लाइफ का जो स्टेज है या जो लाइफ का जो साइकिल है, उसका जो स्टेप या स्टेज है, क्या हो जाता है, कंजप्शन चेंज हो जाती है, हालात चेंज हो जा जिंदगी की हालात में तब्दीली की वजह से। ऐसे ही वो फिर 40 साल में आता है, तो फिर उसके बाल बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, और अगर तो उसने 20 साल के अंदर शादी करी होती है, तो वो फिर उसके बाल बच्चे भी बालिग हो चुके होते हैं, पढ़ लिख चुके होते हैं, और तो उसके पास फिर वो जो 40 साल वाला बंदा है वो सेविंग कर रहा होता है। या तो वो सेविंग कर रहा होता है अगर तो उसके बाल बच्चे हैं वो सुधरे हैं, तो नहीं सुधरे हुए होते, या वो उनकी एजुकेशन या जो बाकी चीजें वो कंटिन्यू चल रही होती है, तो फिर उसकी सेविंग नहीं हो पाती। तो इस तरह जिंदगी के हर मोड़ पे कंजप्शन के पैटर्न एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, एक और थ्योरी भी हो सकती है, वो मेरी है, कि कंजप्शन डिफर करती है विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर। सही है, वही इनकम अगर यस आप सर। एक फीमेल की हो तो वो उसको उड़ा देगी, और वही इनकम अगर एक मेल की हो तो वो क्या करेगी। इस पे पूरी डिबेट हो सकती है, और इस पे बड़ी बात हो सकती है, और ये एक बड़ा नजरिया पेश हो सकता है जो कि किसी ने आज तक नहीं दिया। और खवातीन जो है वो बड़ा मार्केट है कंजम्पशन का, एक बहुत सर्टेन प्रोपोर्शन है कंजम्पशन का। उनको आप पैसे पकड़ा के तो देखें कैसे उड़ा देती हैं। सर ये आइडिया पब्लिश कर लेते यस सर, सर आप। सर ऐसे ही होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर आपकी जो थ्योरी है ना। ठीक है, तो खैर, और उसके बाद परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। अब देखिए, इसमें ये होता है कि आपके पास इनकम तो आ गई, इनकम आती है हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर, लेकिन आपकी जो कंजप्शन है ना वो प्लेन्ड है, वो रूटीन वाइज है। देखिए, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज के अंदर है, यहाँ पर भी होता है ये, कि हफ्ते के अंदर आपको वीकली आपकी वो होती है सैलरी। तो एक एग्जांपल दी गई है जो कि फ्राइडे की को उसके बंदे को इनकम मिलती है, तो वो फ्राइडे को ही सारी कंजप्शन नहीं कर देता। सही है, उसके पास जितने भी पैसे आते हैं पूरी हफ्ते की कमाई से, वो डिवाइड करता है अगले हफ्ते के लिए, कि हर दिन इतना खर्चा करना है। और ऐसे ही होता है, इनकम आपके पास जैसे ही आ गई तो फौरन फौरन आप थोड़ी कंज्यूम कर लेते हो, आप डिवाइड करते हो, इस दिन इतना खर्चा, इस दिन इतना खर्चा, ताकि आपकी इनकम में से पूरा महीना कवर हो जाए। सही है, तो ये थ्योरी का है कि परमानेंट इनकम थ्योरी, यानी आप अपनी इनकम तो आपके पास आ गई, लेकिन आपकी जो कंजप्शन है ना उसको परमानेंट रखेंगे, उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, उसको एकदम खत्म नहीं करेंगे, या उसको एकदम पूरा नहीं करेंगे, या सारी चीजें एक साथ नहीं खरीद लेंगे। ठीक है, सर दोबारा बता दें प्लीज, रिपीट कर दें। हाँ, देखिए, परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन क्या है, हम ये सीखते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कितनी इनकम आएगी। ठीक है, या हमारे इनकम की कंटिन्यूटी कितनी रहेगी। अब देखें, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे देता हूँ आपको। खवातीन जो है वो क्यों प्रेफर करती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ शादी करें वो, लाइफ क्योंकि सेटल हो जाता है सर। उनकी मतलब उनकी इनकम परमानेंट होती है सर। एग्जैक्टली परमानेंट एकदम भी होती है, आगे फिर परमानेंट। क्वार्टर भी मिलते हैं, और फिर आगे उनका फ्यूचर वो फ्यूचर लाइफ सिक्योर रहता पेंशन है। वगैरह का भी सीन भी होता है काफी सर। होती है सर, मेडिकल फ्री
ये होता है, बाकी सारी चीजें नहीं, भी मेडिकल छूट मेडिकल जाता को है। छोड़े, वो देखते हैं कंटिन्यूटी को। लाइफ सिक्योर हो जाती है सर, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, हमें आसरा होता है या लड़कियों को आसरा होता है कि ये इस बंदे के साथ अगर शादी कर भी लेती हूँ तो भूखी नहीं मरूंगी एटलीस्ट। सही है। तो एक परमानेंट इनकम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि वो लोग ये सोचते हैं, या इवन जो खुद बंदे होते हैं ना जिनकी जॉब होती है, वो भी ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक परमानेंट इनकम आ रही है तो हाँ, मरने के बाद भी फायदे हैं। मतलब सोने पे सुहाग हो जाता है ना, एक गोल्डन पीस आपको मिल जाता है लड़कियों को। तो हो क्या रहा है, परमानेंट इनकम थ्योरी, यानी एक परमानेंस आ जाती है आपकी इनकम के अंदर। सिर्फ खवातीन नहीं सोचती, वो बंदा भी जिसकी इनकम है, या जो हम कंज्यूमर्स हैं उनकी जो इनकम है, वो भी ये सोचते हैं कि यार मेरे पास परमानेंट इनकम आ रही है और इतनी आती रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से कंजप्शन कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, हम लोग जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, मिसाल के तौर पर घर बनाना हो, या कोई चीज़ खरीदनी हो, या कार खरीदनी हो, या बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स चीज़ें लेनी होती हैं, बड़ी बड़ी गुड्स। तो जो हमारी जो प्राइवेट जॉब्स हैं ना, उनके बिहाफ पे हम कम लेते हैं, क्योंकि हम सिक्योर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि ये जॉब कब चली जाएगी और मैं इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो क्या है, उनके लिए तो जॉब का जाना मसला ही नहीं है। वो काम करें नहीं करें, जो पैसा आता रहेगा, कंटिन्यूटी होगी, ठीक ठाक पैसा आता रहेगा। तो वो अभी क्या रहा है, जैसे एक सर ये भी परमानेंस आ कोविड रही में है भी जो है इनकम ना की, इनको पैसे मिलते रहे। और उसकी बेसिस पर वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन के डिसीजंस ले रहे हैं। सही है, एक कॉन्सेप्ट ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे जो मैंने पहले बताया, वो ये है कि एक हफ्ते के अंदर उसके पास जो इनकम आ रही है वो डिवाइड कर रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर, और उसमें उसको फौरन स्पेंड नहीं कर रहा, आहिस्ते आहिस्ते वो प्रोजेक्शन करता है, एस्टिमेशन करता है कि एक हफ्ते की या एक महीने की मेरी इतनी इनकम है, तो उसको मैं डिवाइड करूं पर डे। ठीक है, ये समझ में आ गया? जी सर समझ आ गया, अच्छा समझा दिया, एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेविंग एंड फंक्शन। अच्छा, किसी को गलत तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं सर, आज मजा आ रहा है। नहीं, नहीं सर। खवातीन को तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैं बहुत। सर ये तो रियलिटी है, इसमें बुरा लगने की क्या बात। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मतलब आपने भी भुगती है। नहीं सर भुगती तो नहीं है खैर, लेकिन भुगेंगे भुगतेंगे। भुगतेंगे, आपकी अभी वो लाइफ साइकिल आपका नहीं आया ना अभी वो। जी सर, जी सर। खैर, अच्छा हम आते हैं सेविंग एंड सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या है, इनकम में से जो हिसाब आपके पास बच जाए वो आपकी सेविंग है, चाहे वो कैश हो, डिपॉजिट हो, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो। जो भी कैश होल्डिंग्स हैं, या देखें, आप लोगों ने अपना अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर पढ़ा होगा ना कि कन्वर्टिबल टू कैश, या जो लिक्विडिटी एसेट्स हैं या क्विक एसेट्स हैं, जो पढ़े होंगे ना आप लोगों ने। यस तो सर। हाँ, वो जो आपकी सेविंग है, चाहे आपने कोई बॉन्ड परचेज करके रखा है, 100 रुपए का है, 200 का है, 500 का, 15,000 का है, या 50,000 का है, परचेज करके रखा है और उसको आप फौरन कैश करवा सकते हैं, तो ये क्या है, आपकी सेविंग है। सही है। और जो आपका एसेट है वो आपकी सेविंग नहीं है, घर आपकी सेविंग नहीं है। ठीक है, यानी ऐसी चीज, देखिए वो भी एसेट ही है, कैश भी एसेट है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर रोशन पढ़ा रहे हैं करंट ना आप एसेट लोगों सर। को? अकाउंटिंग कौन पढ़ा जी रहा सर, है? करंट एसेट सर। घर हमारा सर फिक्स रोशन एसिड है पढ़ा सर। रहा है। ठीक है, करंट के अंदर भी क्विक एसेट्स होते हैं जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, यानी हम उनको जी सर, लेके मार्केट के अंदर कैश करवा सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा था सर। जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा था सर। एग्जैक्टली।
नहीं, ये बैलेंस शीट के अंदर भी होता है। अच्छा, अपना तो सेविंग आपको समझ में आ गई कि सेविंग होती क्या है, कि या तो पैसा आपके पास पड़ा हो आपके पास या आपकी बैंक में, ठीक है, और या आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, आपके पास बहुत सारे बॉन्ड्स पड़े हैं वो, और या कोई कैश आपने होल्ड रखा हुआ है। अच्छा, अपना मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ है या बैंक को लोन दिया हुआ है, वो क्या होगा मेरा? कोई बंदा है जो बताना चाहे? अब एसेट है सर, जी, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आ रही है सर, इन्वेस्टमेंट है वाली। एग्जैक्टली मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना कि आप बोलें कि सर मैंने कैश जमा करके और उसमें टर्म डिपॉजिट के लिए या फिक्स डिपॉजिट के लिए रखा है। देखिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि आपसे आपके पास उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न आए, उसी में से कोई ना कोई अर्निंग हो। सेविंग में अर्निंग नहीं होती। क्या नहीं होता? अर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपका पैसा यूज नहीं होता। आप उसको कभी भी चाहे उसको विथड्रॉ करके और यूज कर लें, कंज्यूम कर लें, ठीक है। ये फर्क समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर? जी सर। Yes, sir. ठीक है, और फिर उसकी एक इक्वेशन है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम, या सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। फंक्शन का मतलब होता है कि जिस तरह इनकम एक्ट करेगी। एक्ट का क्या मतलब है? जिस तरह इनकम में उतार चढ़ाव आएगा, डाउन एंड फॉल आएगा या डाउन एंड राइज आएगा, ऐसे ही सेविंग में भी आ सकता है। सेविंग कैन बी नेगेटिव। आप ऐसी सेविंग, जब आपने किसी बैंक के अंदर पैसे रखे, एक क्रेडिट अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें पहले पैसे रखे और फिर उसके डबल निकालें, तो ये क्या होगी? डिससेविंग हो गई, या ये नेगेटिव सेविंग हो गई। या जो आप लोग कर्जा लेते हैं वो आपकी एक नेगेटिव सेविंग होगी, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम आएगी तो उसमें से वो पैसा वापस आपने देना होगा सेविंग में से। तो ये क्या कहलाएगी? डिससेविंग या नेगेटिव सेविंग, ठीक है। और सेविंग की दो एस्पेक्ट्स हैं ना, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो इनकम के अंदर तगय्युर आने की वजह से भी तब्दील हो सकती है। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि सेविंग होगी तो इनकम होगी तो सेविंग होगी, सही है। कितना प्रोपोर्शन आप जो है सेविंग कर रहे हैं और कितना प्रोपोर्शन आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, यानी स्पेंडिंग कर रहे हैं या कंजप्शन कर रहे हैं। और इन लोगों ने नेगेटिव सेविंग का भी एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि इनकम इज से 5,000 एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 6,000, सही। तो 1,000 जो आपने एक्स्ट्रा लिया है कहीं से उधार सुधार, तो वो आपकी नेगेटिव सेविंग है, क्या? और उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। सेविंग और कंजप्शन समझ में आ गया? Yes, जी sir. सर। आप लोगों ने डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट और सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट पढ़ा है या नहीं? सर पढ़ा तो नहीं, नहीं। क्यों? नहीं पढ़ा सर मेरे ख्याल में। देखें, सर लेकिन थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा, इसको रहने दे, हम पढ़ेंगे कभी ना कभी उसको। इन्वेस्टमेंट जैसे कि क्लियर है कि आप कोई ना कोई चीज दे रहे हैं, स्पेंड करते हैं, उसके अगेंस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल रिटर्न या अर्निंग। सेविंग में क्या होता है, सॉरी कंजप्शन में क्या होता है, उससे कोई रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो कैसे? कंपनी या जो भी आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो, कोई शॉप खोलते हो या कोई बॉन्ड परचेज करते हो, उसके अगेंस्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? अर्निंग, यानी वो आपकी वैल्यू क्रिएशन, अर्निंग सर, इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन दे,
ठीक है। अब जो कीन्स है ना, उसने बहुत सारे डिफरेंसेस निकाले हैं, और जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स करी हैं, बहुत सारे जो है चेंजेस करी हैं। वो हर जगह पे इकोनॉमिक्स के अंदर घुसा पड़ा है। वो ये कह रहा है कि रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने स्टॉक्स पर खरीद लिए, आपने जो है बॉन्ड्स खरीद लिए, आपने कोई कैश जो है ना कहीं पर डिपॉजिट कर दिया। वो ये कह रहा है कि वो इतने अहम नहीं है। अहम इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि कैपिटल क्रिएट करे, या कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन करे, या वेल्थ को क्रिएट करे। और वेल्थ को कौन सी चीजें क्रिएट करेंगी? प्लांट आपने खरीद लिया, कंपनी खरीद ली, आपने जो है कंस्ट्रक्शन कर दी, इक्विपमेंट्स लिए, न्यू प्लांट्स डेवलप कर दिए, और डैम्स बना दिए, रोड्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास बढ़ रही है। इन्वेंट्रीज और स्टॉक और शेयर्स ऑफ न्यू कंपनीज आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो रियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे। आपने इन्वेस्ट किया लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपने इन्वेस्टमेंट, तब आपकी रियल इन्वेस्टमेंट होगी जब वो इकोनॉमी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देगी, यानी प्रोडक्शन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद इसके कोई टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि यूजुअली और मोस्टली इज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके अंदर स्पेंडिंग कर रही होती है, जैसे कि जो वेलफेयर या डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जो पब्लिक यूटिलिटीज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या पब्लिक गुड्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पब्लिक गुड्स का क्या क्या मतलब है, किसको पता है? देखिए, जो रोड है ना वो हमारे पब्लिक गुड है, जो हॉस्पिटल है वो पब्लिक गुड है, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, जो गवर्नमेंट का, ठीक है। ऐसा ना कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी ले लें, नहीं, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इदारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करे हों, वो क्या है? पब्लिक गुड है, यानी आवाम के लिए उन्होंने चीज़ें बनाई हैं। उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या कहलाएगी? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे वो इकोनॉमी के अंदर तो डेवलपमेंट आ सकती है, लेकिन उसका कोई अपेरेंट, उसमें से कोई अपेरेंट या कोई वाज़े आमदनी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। वो कैसे? गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, उसकी बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेंट को कोई इनकम आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्ट तो कर रही है ना गवर्नमेंट।